ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, दो पौधा को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स को जोड़ते हैं। आप कैसे जोड़ेंगे, तो इस तरह से जोड़े। अब क्या करेंगे, हम लोग कट करते हैं दो अलग अलग गुण वाले पौधे को और हम लोग जोड़ देते हैं इसको इस तरह से, डिफरेंट मेथड्स जोड़े। अब ये जो पौधा क्या होता है, एक ही पौधे के रूप में ग्रो करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसी को हम लोग लैंग्वेज में, किताबी भाषा में, और अगर लिखना है तो हम लोग लिखें कि ग्राफ्टिंग प्रक्रिया जो है कायिक प्रवर्धन की क्या है, कृत्रिम विधि है। इसमें हम लोग दो पौधे को इस प्रकार से जोड़ते हैं ताकि वह पौधा एक ही पौधे के रूप में विकसित हो। यहाँ पर जो जड़ तंत्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूटेड पोर्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रूटेड पार्ट्स कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोक। क्या बोलते हैं, स्टोक। याद रखने का यही है, पूछा भी जाएगा तो यही लोग कहलाते हैं। और शूट सिस्टम जो है वह क्या कहलाते हैं, साइकोन कहलाते हैं। CION, साइकोन कहलाते हैं। प्रोसेस में दो बात, स्टोक और साइकोन, यही चीज आपको याद रखना है। क्या है, स्टोक और साइकोन। इन केस ऑफ ग्राफ्टिंग, यानी कि ग्राफ्टिंग विधि में जो है क्या है, जो जड़ तंत्र बनाएंगे उसको हम लोग स्टोक कहेंगे, और जो तना तंत्र बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइकोन कहेंगे। ठीक है, आगे है लेयरिंग। लेयरिंग विधि, लेयरिंग विधि में हम लोग क्या करते हैं, पौधे के तने को हम लोग जो है ना इस प्रकार से क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है प्लांट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, लेयर तैयार करेंगे। लेयरिंग विधि भी क्या है, कृत्रिम विधि, यानी कायिक प्रवर्धन की ही कृत्रिम विधि है। इसमें हम लोग वैसे तने को सिलेक्ट करते हैं जिनका कुछ हिस्सा जो है ना जमीन से सटा हुआ होता है, और इस जमीन से सटे हुए भाग पर क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी चढ़ा देते हैं, और कुछ दिनों के बाद जो है इनको जो है अपने मुख्य अक्ष से हटा दिया जाता है। तो एक प्लांट्स इधर हो गया, ये तो मुख्य प्लांट्स है, ये है, इधर भी प्लांट्स, इधर भी प्लांट्स। तो याद रखने का एक चीज़ है कि अगर हम लोग इस पौधों में एक ही लेयरिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग सरल लेयरिंग। अगर 2 में करेंगे, 3 में करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, यौगिक लेयरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यौगिक लेयरिंग बोलेंगे, यौगिक लेयरिंग। तो सरल लेयरिंग की ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग एक पौधे के एक स्टेम में करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे मिट्टी चढ़ाने का। तो अगर ऐसा होगा एक स्टेम में तो उसको हम लोग सिंपल लेयरिंग बोलेंगे, और दूसरा में अगर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड लेयरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपाउंड लेयरिंग। तो रूट तना में जो है आपका आलू है, बल्ब है, मेन यही है याद रखना, मॉडिफिकेशन। ट्यूबर है, बल्ब है, कॉर्न है, राइजोम है, शक्कर है। ठीक है, और एक उदाहरण और एक है बल्बिल। ये चीज़ याद रखिएगा, बल्बिल के अंतर्गत आते हैं आपके एलोवेरा और एगेब। 2 एग्जाम्पल्स हैं, एलोवेरा, ALOE एलोवेरा मैंने यही घृत कुमारी, और दूसरा है आपका क्या चीज़, एगेब, AGEVE, एगेब। ये 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने। तो पूछा कैसे जाएगा, आपको कोलोकेशिया पूछा जाएगा, आपको बताना है रूट। आपको आलू पूछा जाएगा, बताना है ट्यूबर। आपको बल्ब पूछा जाएगा, बताना है ये। तो उल्टा करता है, मॉडिफिकेशन एग्जाम्पल मॉडिफिकेशन, ये चीज़। ठीक है, हाँ, लहसुन है, प्याज है, वो बल्ब के अंतर्गत आते हैं। और ये सब के सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना है, भूमिगत तना। और बाकी ये जो आप सकर्स देख रहे हैं सवेरियल स्टेम है, इनका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, जिसके अंतर्गत आपके पुदीना आते हैं। एक और बढ़िया एग्जाम्पल है क्रायोजेंथेमम। ठीक है, क्रायोजेंथेमम प्लांट्स का नाम है ये, मिंट, पुदीना और क्रायोजेंथेमम। ये सब के सब क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करने वाले प्लांट्स हैं, यानी रूट भी कर सकते हैं, स्टेम भी कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो परिभाषा है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का क्या है कि पौधे के हम लोग क्या चीज़, सीड को छोड़ करके अन्य सारे हिस्से वेजिटेटिव पार्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोपगेट करा सकते हैं एक पौधे को बना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, जिन किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल्स। तो ये क्या रहा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, ये क्या रहा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। यहाँ पर रूट, स्टेम, लीफ, और यहाँ आपका बल्बिल्स। ये एग्जाम्पल्स के लिए याद रखना ऑब्जेक्टिव में भी। और अगर लॉन्ग आता है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, प्रकार तथा का वर्णन करें। महत्व में क्या क्या आएगा कि जिसमें सीड नहीं बनता है उसमें हम लोग ये प्रक्रिया कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा कि अगर हम लोग ये प्रक्रिया कर रहे हैं ये सब, तो पौधे के चांस, जिंदा रहने के चांस ज़्यादा है। एक बंजर भूमि को हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी हरा भरा कर सकते हैं,
कलम मान लीजिए कि 1000 कलम है हमारे पास, सीधा हम लोग कलम बना करके 1000 एक भूमि पर लगा दी तो तुरंत पौधा तैयार, और यानी कि जिंदा रहने के चांस भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, होगा ही होगा, क्योंकि अगर बीज लगाते हैं तो टाइमिंग लगता है जर्मिनेट करने में, उनमें जो है ग्रोथ डेवलपमेंट्स में। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग कलम काट के लगा देते हैं इतना सारा जो है, या जो है किसी भी साइज़ का हम लोग लगाते हैं तो पौधे लगा देते हैं ना डायरेक्ट, तो जिससे क्या होता है एक नए पौधे का विकास होता है। तो यहाँ पर सीड जर्मिनेट करेंगे, फिर जो है उनमें पत्तियाँ आएंगी, उसके बाद फिर डेवलपमेंट्स विकास होगा। तो यहाँ पर सीधा प्लांट्स जो है हम लोग क्या कर देते हैं, फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि वह क्या कर सकता है, क्या कर जाए, एक नए पौधे के रूप में विकसित हो। तो ये एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्टिव के लिए, और इधर से तीन में से एक ही महत्वपूर्ण, ग्राफ्टिंग, स्टोक और साइकोन। बस जड़ में है ना कोलोकेशिया है, तना में आपका 4 ठो मॉडिफिकेशन है भूमिगत तना में। एक है ट्यूबर में, ट्यूबर के अंतर्गत आलू आते हैं, बल्ब के अंदर जो है गार्लिक और ऑनियन आते हैं, आपका कॉर्न जो है इसके अंतर्गत ओल आता है, तने का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। राइजोम के अंतर्गत बांस आते हैं, बांस, हल्दी है, कोलोकेशिया है, शक्कर जो है आपका ये है सबेरियल स्टेम, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धवायवी तने, अर्धवायवी तने का उदाहरण है मॉडिफिकेशन है शक्कर, SUCKER शक्कर, जिसके अंतर्गत पुदीना और क्रायोजेंथेमम्स आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए लीफ मॉडिफिकेशंस में जो है आपका लीफ रूट पत्थर चट्टा आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रायोफाइलम कहते हैं इंग्लिश भाषा में, ब्रायोफाइलम। तो यहाँ से ये सब इम्पोर्टेंट्स, खास करके बल्बिल लीफ मॉडिफिकेशंस में आपका पत्थर चट्टा, और यहाँ पर ग्राफ्टिंग मेथड, ये सब के सब क्या है, प्रोपेग्यूल्स है। बाकी जो है आपका अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ, जैसे कि आपके फ्यूजन्स मेथड्स हैं, फ्यूजन मेथड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन नहीं, विभाजन में आपका 2 टाइप, अगर 2 बनेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर अनेक बनेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर 2 होगा तो उसको हम लोग द्वि बोलेंगे, अगर 2 से अधिक होगा तो उसको मल्टीपुल बोलेंगे। इसमें होता क्या है, 2 वाले में याद रखना है आपको, अमीबा, पारामीशियम और युगलिना, ठीक है, युगलिना। लेकिन यहाँ पर याद रखना डिवीजन खाली याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए डिवीजन, अमीबा में कोई डिवीजन नहीं, क्यों, क्योंकि आकार नहीं जी, आकार नहीं। पारामीशियम में ट्रांसवर्स डिवीजन है, ट्रांसवर्स सेक्शन, और यहाँ पर क्या चीज़, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो यही चीज़ पूछा जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में, कि पारामीशियम जो है किस प्रकार के विभाजन द्वारा, किस प्रकार के डिवीजन द्वारा क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पारामीशियम में ट्रांसवर्स डिवीजन। शरीर होता है इसीलिए क्योंकि जो है ना उनके शरीर इस तरह से होता है, यहाँ ये है पारामीशियम, तो शरीर जैसा रहेगा वैसा क्या बनाएगा, वही वैसा जो है रिप्रोडक्शंस होगा। और बताए हैं ये क्या होता है, किसी भी जीवधारी में प्रजनन जो होता है नंबर किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो नंबर 1 उनकी शारीरिक संरचना तथा कार्य की, नंबर 1, दूसरा हैबिटेट वासस्थान, और तीसरा जो है आपका क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो 3 बात पर निर्भर करता है कि किसी भी जीवधारी में क्या होगा, प्रजनन किस तरह से होगा। तो नंबर 1 आवास स्थान, आवास, दूसरा आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना तथा कार्य की, इसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं, और तीसरा है पर्यावरणीय अवस्था। तो ये 3 है कि किसी जीवधारी में किस प्रकार का प्रजनन होगा। तो 3 कंडीशन फैक्टर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं। युगलिना जो है आपका क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। बाकी अमीबा में जो है, अमीबा का आकार नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होता है, प्लेन एंगल ऑफ डिवीजन नहीं होता है। आकार रहेगा तभी डिवीजन होगा, एंगल रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली रूप से, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य काट कहते हैं, अनुदैर्घ्य काट करता है। बाकी इन सबों के प्रोसेस के पहले जो होता है, पिजन में जो है 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। नंबर 1 परिपक्वता का आना, और दूसरा में है क्या चीज़, डिवीजन, जिसको हम लोग बंटवारा कहते हैं। अगर केंद्रक का बंटवारा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक का विभाजन, इसी को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और अगर जो होगा साइटोप्लाज्म का बंटवारा, उसे क्या बोलेंगे,
साइटोकाइनेसिस। तो ये दोनों प्रोसेस होने के बाद जीवों का बंटवारा होता है। तो हम लोग लिखेंगे विभाजन जो क्या है, अलैंगिक प्रजनन की ही प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, एक परिपक्व जीव दो हिस्से में बढ़ते हैं। उससे पहले क्या होता है, केंद्रक का बंटवारा होता है जिससे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और साइटोप्लाज्म का बंटवारा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। बाकी जो प्लेन ऑफ डिविजन्स हैं, जैसे कि अमीबा में आकार नहीं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्लूरोमॉर्फ कहते हैं। प्लूरोमॉर्फ, कोई आकार प्रकार नहीं, इसको हम लोग अमर जंतु भी कहते हैं। बाकी अमीबा खाली अमर जंतु है, और भी सारे हैं ना, जैसे कि आपके पारामीशियम्स है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, ये सब के सब अमर जंतु है ना। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड कर जाते हैं, परिपक्व होते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। बाकी आपके बैक्टीरियल सेल्स भी उसी में आते हैं, बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरिया से ऑब्जेक्टिव एक, बैक्टीरिया विभाजन प्रक्रिया द्वारा अपनी संतान बढ़ाते हैं। विभाजन में द्विविभाजन होता है। बाकी इसमें जो होते हैं प्लाज्मिड, परीक्षा के लिए ये टर्म, प्लाज्मिड किस में होता है, तो बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया में होते हैं प्लाज्मिड, जो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जो सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं। तो पूछा जाता है कि ऐसे सूक्ष्मजीव का नाम बताएं जिसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। तो ऐसे सूक्ष्मजीव का नाम क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में होते हैं प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड किसको हम लोग बोलते हैं, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल को बोलते हैं। यानी कि केंद्रक के अलावे जो है ना, एक और अनुवांशिक पदार्थ होते हैं बैक्टीरिया में जो अपना प्रतिरूपण खुद बना सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो दो अगर होगा तो उसे हम लोग द्विविभाजन कहेंगे, और अनेक होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुविभाजन, या इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में द्विविभाजन किस में होता है, अमीबा में होता है, अनुकूल परिस्थिति में होता है। उसके बाद यूग्लिना हो गए, पैरामीशियम्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए। और बाकी जो आपका बहुविभाजन है, बहुविभाजन के अंतर्गत आपका क्या है, बहुविभाजन के अंतर्गत आपका क्या है, अमीबा। यहाँ भी अमीबा है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में याद रखना एक और बात कि अमीबा जो है ना, अपने चारों तरफ क्या करता है, सिस्ट वॉल बनाता है। क्या करता है, सिस्ट वॉल। यही चीज़ याद रखना है आपको। सिस्ट कवरिंग क्या है, आउटरमोस्ट कवरिंग, प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, जो अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस के, यानी कि एडवर्स कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान ये बनते हैं, जो इसीलिए क्योंकि जो है यह क्या करता है, विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए जो है ये सुरक्षात्मक कवच, जिसको हम लोग सिस्ट वॉल कहते हैं। सिस्ट वॉल, ये चीज़ मेन है, सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल क्या है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है, और यह जितने भी सारे न्यूक्लियर कंटेंट्स है साइटोप्लाज्म में, इस सब को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे ही क्या होगा, बरसात आएगा, बाढ़ आएगा, ये रप्चर करेगा, ये टूट जाएगा, और बहुत सारे जो है अमीबल स्पोर्स जो है वो शरीर बाहर आएंगे, और नए नए जो है अमीबा का निर्माण करेगा। तो इस तरह से होता है। नंबर एक अमीबा, नंबर दो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट्स है। मलेरियल पैरासाइट्स, जैसे मलेरिया होता है ना, प्लाज्मोडियम, उसमें भी क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन्स होता है। ये लिबरेट करते हैं, बाहर निकलते हैं और बनाते हैं बहुत सारे प्लाज्मोडियम के स्पोर्स। तो दो एग्जाम्पल्स मल्टीपल फिजन में, बहुविभाजन की प्रक्रिया में, नंबर एक अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति, और नंबर दो प्लाज्मोडियम है। प्रतिकूल लिखना है, जब भी अनुकूल आएगी प्रतिकूल, क्योंकि दोनों जगह हम लोग भी ना करते हैं, प्रजनन करते हैं, दोनों अवस्था में कर सकते हैं। कोई भी एनिमल्स दोनों अवस्था में कर सकता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो कंडीशन तो हमारे पास है, प्रकृति उनके हिसाब से नहीं ना चलेगा, तो इसीलिए हम लोगों को चलना होगा उनके हिसाब से। तो हम लोग इसीलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर अनुकूल रहेगा तो भी बाइनरी करेगा, और अगर प्रतिकूल रहेगा तो क्या करेगा, मल्टीपल करेगा। तो मल्टीपल में आपका अमीबा। तो ये क्या है, विभाजन। अब बहुविभाजन, विभाजन में, द्विविभाजन में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, द्विविभाजन करते हैं। बाकी बहुविभाजन में आपका अमीबा ही क्या करता है, विभाजन करता है, मल्टीपल करता है, जो एडवर्स कंडीशन में होगा, सूखावस्था में होगा, है ना, सूखावस्था में। तब क्या करेगा, सिस्ट वॉल बनेगा, सिस्ट वॉल रप्चर करेगा। कब, जब बरसात होगी, जब बाढ़ आएगा, तब उसके बाद क्या करेंगे, रप्चर करेंगे, बाकी सारे सेल्स बाहर आएंगे, बनाएगा अमीबा। अब आ जाइए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में भी क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। वो न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो सब क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रहते हैं। बाकी फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो एक नए नए जीवों को जन्म देते हैं। आ जाइए क्या चीज़, बडिंग, इसी को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन। अब मुकुलन में क्या होता है, मुकुल बनता है। क्या बनता है, मुकुल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बड, इसी को हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं मुकुल। यही मुकुल शरीर के कहाँ बनते हैं, अंदर बनता है
कि बाहर बनता है। अगर अंदर बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक कहेंगे। क्या कहेंगे, आंतरिक मुकुलन। अगर रहेगा बाहर तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य मुकुलन। ठीक है, आंतरिक मुकुलन में आदि याद रखना। स्पॉन्ज किसका मेंबर्स है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा फाइलम एनिमल, जंतु किंगडम। ठीक है, तो पॉरीफेरा है। दूसरा है हाइड्रा ईस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, जो मुकुल होते हैं जीव शरीर के बाहर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, जीव शरीर के बाहर। ऑब्जेक्टिव के लिए स्पॉन्जेज में क्या होता है, गेम्यूल फॉर्मेशंस होता है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। तो पता है आपको पॉरीफेरा में बनता है, तो गेम्यूल पूछेगा क्या है, तो गेम्यूल जो है ना एक अलैंगिक प्रजनन या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो पॉरीफेरल मेंबर्स जो क्या होते हैं स्पॉन्जेज में तैयार होते हैं। ये आंतरिक मुकुल के रूप में स्पॉन्ज के अंदर जो है एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी बनाते हैं, जो आफ्टर लिबरेशंस के बाद, शरीर से निकलने के बाद वो क्या करते हैं, एक नए स्पॉन्ज को जन्म देते हैं। मास ऑफ बॉडी क्या कहलाता है, गेम्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, गेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्ज। तो इंटरनल बॉडिंग का उदाहरण गेम्यूल, स्पॉन्ज। हाँ, और बाकी इधर जो आपका बाह्य मुकुलन है, जैसे कि आपका हाइड्रा है ना, हाइड्रा हाइड्रा में क्या होता है, एलिवेशंस होता है, बर्ड्स बनते हैं, और बाकी ये बर्ड्स जो है परिपक्व होकर के क्या बनाते हैं, एक नए हाइड्रा। तो इस कंडीशंस में आपको याद रखना है कि जो छोटका हाइड्रा होगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतति। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनक बोलेंगे। तो ये क्या होता है, जब परिपक्वता आती है ना, उसके बाद आपका क्या है, ईस्ट है। ईस्ट में भी क्या होता है, एलिवेशन ही होता है, यहाँ पर भी एलिवेशन, और बाकी जो है बाद में बन करके जो है क्या बनाते हैं, यही संतति बनाता है, यही पेरेंटल्स बनाता है। तो हाइड्रा बाह्य मुकुलन आपका, ये भी है बाह्य मुकुलन है ना, लेकिन इंटरनल बडिंग में आपका स्पॉन्ज, इंटरनल बडिंग में स्पॉन्ज आता है। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, हाइड्रा और ईस्ट ये दोनों में क्या होता है, बाह्य मुकुलन होता है, बाकी इसमें इंटरनल बडिंग्स होते हैं। और ये बर्ड किस में बनता है, तो मुकुलन में, यानी कि जिसको हम लोग बडिंग कहते हैं। तो मुकुलन क्या है, अलैंगिक प्रजनन की ही एक प्रक्रिया है, जिसमें जीव शरीर के अंदर और जीव शरीर के बाहर जो है एक ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का विकास होता है जो आफ्टर जर्मिनेशंस के बाद, डेवलपिंग के बाद वो अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नए जीवों का विकास करता है। तो यहाँ पर जो विकास करता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, या मुकुल कहते हैं, या कली कहते हैं, जो सेपरेट करते हैं अपने पेरेंट्स बॉडी से और संतति जीव का निर्माण करता है। ईस्ट का उपयोग भी है, क्योंकि ये क्या है, ईस्ट क्या है, एक कवक है। एक कवक का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, डबल रोटी बनाने में करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिटीज कहते हैं। हाँ, सैक्रोमाइसिटीज सेरेबेसियाई, जो कि क्या डबल रोटी बनाने में तैयार किया जाता है। स्पोर्स फॉर्मेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण। एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना है, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, और उसके बाद स्पर्जिलस। ये सब के सब क्या हैं, कवक के सदस्य हैं। ठीक है, हम जितना भी जीनस लिखे ना सबको अंडरलाइन किया, तो परीक्षा में भी भूलिएगा ना, यही चीज़ ये अंडरलाइन जरूर करिएगा। ठीक है, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, स्पर्जिलस। ठीक है, ये सब के सब क्या करते हैं, बीजाणु निर्माण करते हैं। अब यही बीजाणु निर्माण में आपको करना क्या है, ये जो बीजाणु बनते हैं ना, वो क्या कहाँ बनते हैं, एक बीजाणु पेटी में बनते हैं, बीजाणु पेटी में बनते हैं। इसी बीजाणु पेटी में बनते हैं बीजाणु। तो इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर बीजाणु पेटी, और ये बीजाणु आफ्टर लिबरेशंस के बाद ये सारे के सारे बाहर निकलते हैं, जो एक नए कवक को फिर जन्म देंगे। तो स्पोर फॉर्मेशंस में क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु चल भी हो सकते हैं, अचल भी हो सकते हैं, चेन में भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में यही से आता है। अगर क्या रहेगा, बीजाणु में फ्लैजिला होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे जू स्पोर्स। क्या बोलेंगे, जू स्पोर्स। अगर स्पोर्स में ही जो है स्पोर्स चेन में रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एकाइनेट्स बोलेंगे, एकाइनेट्स। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर बीजाणु में फ्लैजिला हो तो उसको हम लोग जू स्पोर्स बोलेंगे, अगर नहीं हो तो क्लेमाइडोस्पोर्स, और अगर क्या हो चेन में सजा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एकाइनेट्स कहेंगे। जो आपके क्या होते हैं, पेनिसिलियम और स्पर्जिलस में होता है, पेनिसिलियम और स्पर्जिलस में होता है। ठीक है, तो पेनिसिलियम स्पर्जिलस में चेन बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एकाइनेट्स। एकाइनेट्स फॉर्मेशंस होता है किस में, पेनिसिलियम और स्पर्जिलस में। हानि
जैसे कि लाभ में हो जाएगा कि नर मादा का जो है ज़रूरत नहीं होता है, आराम से अकेले कर लेता है। दूसरा कि काफ़ी ढेर सारा में जो है संख्या बनाता है अपना बच्चा। जो है कि हानि है कि पेरेंटल केयर नहीं होता है, नहीं होगा तो बच्चे के बचने का आसार कम होंगे। इसीलिए प्रकृति ने क्या किया है, ज़्यादा नंबर दिया है इसको, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है ना बचने के आसार, क्योंकि जैसे ही बच्चे इस दुनिया में आते हैं क्या पता कि वो सर्वाइव कर पाए ना कर पाए, तो इसीलिए संख्या बढ़ाया। ये संख्या जैसे बढ़ाया तो हो सकता है कुछ ना कुछ सर्वाइव करे, अपने आप को अडाप्ट कर ले, अनुकूलित कर ले पर्यावरण के लिए। तो इससे क्या होता है, संतति बरकरार रहती है, उनके जीवों का जो है ना सततता, ये मेंटेनेंस रहता है। तो ये जो है समों पर यह नियम जो है लागू होता है। बाकी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट, घटना में जो है ना, घटनाक्रम में, तो घटनाक्रम में क्या क्या है, पूर्व निषेचन है और पश्च निषेचन है। आपको याद रखने हैं, पूर्व निषेचन में 2 घटना होता है। नंबर 1 युग्मक जनन होता है, दूसरा होता है युग्मक का स्थानांतरण होता है। बाकी जो आपके फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग निषेचन कहते हैं, निषेचन में 2 आपका जो है घटनाएं में जो है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 घटना है। नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में फिर 2 इवेंट्स शामिल हैं। नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस, इसी को हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन, इसको बोलते हैं युग्मक का स्थानांतरण, ठीक है, युग्मक का स्थानांतरण। बाकी फर्टिलाइजेशन भी 2 तरह के, एक्सटर्नल, इंटरनल। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंतर्गत 2 इवेंट्स, फिर आपका क्या चीज़, जाइगोट फॉर्मेशंस और एम्ब्रायो का बनना। तो यही चीज़ आपके प्लांट्स और एनिमल्स में, यही चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। अब देखिए पूछा क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के पहला चीज़ परिभाषा, आपको परिभाषा जानने हैं। उसके बाद क्या चीज़, उनके गुण अवगुण, लाभ हानि, और बाकी जो है आपका इवेंट्स, कि अलैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको लिखने हैं कैसे, तो यहाँ पर जितना सारा अब इतना तक जो बोले ना, इसमें से क्या क्या सवाल, एक ठो क्लोन टाइप अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ का उल्लेख करें, और तीसरा जो है आपका जो है लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है, बस। बाकी जो है आपके रूट उधर, मॉडिफिकेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक परिवर्धन, ये चीज़ याद रखिएगा। कायिक परिवर्धन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार का वर्णन करें। कायिक परिवर्धन जो है वो पौधों में होता है, एसेक्सुअली जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव कहते हैं। वेजिटेटिव में ही जो पार्ट्स बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेग्यूल्स बोलेंगे। प्रोपेग्यूल्स जो है 2 तरह के होते हैं, एक मानव परिवर्धित होता है, एक नेचुरल परिवर्धित होता है, परिवर्धन होता है। तो नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपका जो है वही रूट स्टेम लीफ बल्बिल्स, और इधर आपका जो है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये 3 चीज़, ठीक है। बाकी टाइप जो है अंतर, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंस में जो है एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट सेल्स, नो गैमेट फॉर्मेशंस, नो फर्टिलाइजेशंस, अर्धसूत्र विभाजन नहीं। उधर जो है आपका सेक्सुअल में अर्धसूत्र विभाजन, हाँ। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है अलैंगिक प्रजनन में ज़्यादा बनते हैं, पेरेंटल केयर नहीं होता है, और बचने के आसार भी क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना क्या होता है, युग्मक बनेंगे, निषेचन होगा, युग्मनज बनेंगे, वह जो है क्या करेगा, डेवलपिंग करेगा, 1 और 2 जो है ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, पेरेंटल होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और साथ साथ जो है विकास की भूमिका में अहम भूमिका निभाएगा। ये है दोनों का अंतर। ओविपेरस, विविपेरस, बच्चे देने वाले को हम लोग जरायुज जीवधारी कहते हैं, जरायुज जीवधारी, जिसको हम लोग विविपेरस एनिमल्स कहते हैं, और अंडे देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस। बच्चे देने वाले जीवधारी जरायुज, विविपेरस, जो जिसमें हम लोग आते हैं, और बाकी जो आपके अंडे देने वाले जैसे आपके क्या चीज, रेप्टिलियंस, सरीसृप और पक्षी। वैसे जीवधारी जो अंडे देते हैं, ये अंडे फर्टिलाइज्ड होते हैं, क्या होते हैं, निषेचित अंडे, जो माँ के गर्भ के शरीर से बाहर विकसित होते हैं, पलते हैं। जितना अंडा देने वाला जीव है ना, वो फर्टिलाइज एक शरीर से बाहर निकालता है। तो एक चीज़ तो पक्का है कि माँ के गर्भ में इंक्यूबेशन नहीं होता है, माँ के गर्भ में बच्चा नहीं पलता है। फर्टिलाइज एक शरीर से बाहर छोड़े जाते हैं, और वो एक कवरिंग में रहता है, जिसको हम लोग अंडा कहते हैं। और वही अंडा जो है क्या, उसका जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। पहला पॉइंट, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और वो फर्टिलाइज एग जैसे ही परिपक्व होते हैं, उनसे हैच करके या तोड़ करके जो है एक स्वस्थ शरीर बाहर निकलता है, जिसके अंतर्गत आपके सरीसृप, रेंगने वाले जीव, और दूसरा पक्षी आता है। जरायुज जीवधारी के अंतर्गत जो होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है, यानी डेवलपमेंट्स ऑफ जायगोट, युग्मनज का विकास जो होता है वह मादा शरीर के अंदर ही होता है, मादा शरीर के अंदर ही होता है।
जिसको हम लोग इंक्यूबेशंस कहते हैं। वहाँ पर भी जैसे ही विकास होगा शरीर से बाहर आएंगे, जिसको हम लोग डिलीवरी कहते हैं। वहाँ पर डिलीवरी होता है, यहाँ पर हैचेज होता है। हैचेज में अंडे का टूटना, यहाँ जो है डिलीवरी होता है, प्रसव जिसको कहते हैं। तो एक ही सिस्टम है, बाकी मेथड अलग अलग। बच्चे दोनों जगह आ रहे हैं, अंतर यही है दोनों फर्टिलाइज्ड एग हैं, बिना फर्टिलाइजेशंस के तो नहीं बनेगा। तो एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा, युग्मनज क्या होते हैं, निषेचन के परिणाम स्वरूप बने द्विगुणित कोशिका होती हैं, जिससे क्या होता है एक नए जीवों का विकास होता है। बाकी जितने भी सारे आपके क्या हैं प्लांट सेल्स हैं, उससे प्रत्येक सेल से क्या हो सकता है एक नए जीवों का विकास हो सकता है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो टोटीपोटेंसी क्या है, पौधों में पाए जाने वाली एक टेंडेंसी है, एक कैपेसिटी है, जो पौधे के हर एक सेल्स में पाया जाता है, चाहे वो सेल्स हो, प्लांट्स हो, आपके एंडोस्पर्म्स हो, पॉलन ग्रेन्स हो, एम्ब्रायो सैक हो, ये सब के सब क्या हैं टोटीपोटेंसी गुण रखते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कोई सेल नहीं है कि पूरे शरीर का निर्माण कर सकता है। बाकी इनको छोड़ करके, युग्मनज को छोड़ करके, नर और मादा के मिलान के बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन के परिणाम स्वरूप बने द्विगुणित कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। युग्मनज कहते हैं। युग्मनज वही मादा शरीर में फिट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। 3-4 टर्म याद रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, युग्मक बनने की प्रक्रिया है। दूसरा इम्प्लांटेशंस क्या है, भ्रूण का मादा के गर्भाशय में स्थानांतरण, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांट होना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यारोपण। क्या बोलते हैं, प्रत्यारोपण। डिलीवरी समझते हैं, ब्रायो या ऑफस्प्रिंग्स आर कम्स आउट टू द फीमेल बॉडी, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रसव। लैक्टेशन स्तनपान की प्रक्रिया है, लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन। स्पर्मेशन से 3-4 सवाल। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन माने क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर। किस चीज़ का ट्रांसफर, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ तक, स्टिग्मा तक। कहाँ तक, स्टिग्मा। स्टिग्मा ये क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल। इसी को स्थानांतरण, ये कहाँ बनते हैं, तो एंथर के अंतर्गत बनते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पराकोष कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा का हिंदी क्या होता है, परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। नहीं, परागन 2 तरह का, एक होता है स्वपरागन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपरागन। स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन 2 तरह का, स्वपरागन 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, और दूसरा क्या होता है, जीटेनोगेमी। जीटेनोगेमी, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, इसका भी मतलब सेल्फ होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर ये है कि जब क्या होता है, एक पौधे के जो है, एक पौधे में कितने पुष्प, एक पौधे में कितने पुष्प, 2 या 2 से अधिक पुष्प हो सकते हैं ना जी, हो सकता है। अगर यहाँ नर है, ये सब के सब जो है क्या है, मादा है, तो अगर फूल बायसेक्सुअल है तो एक में भी हो सकता है, पॉलिनेशन एक में भी हो सकता है। अगर दोनों में होगा, दोनों में होगा, तो अगर सिंगल कर लेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटो। और जीटेनो मतलब होता है पड़ोसी, जीटेनोस मतलब होता है नेबरिंग, नेबरिंग मतलब होता है पड़ोसी, आसपास। तो देखिए एक प्लांट से अलग अलग पुष्प में अगर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे जीटेनो। ऑटो मतलब सेम फ्लावर होंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ ऑटो, ऑटोगेमी बोलेंगे। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर, क्या होगा, सेम फ्लावर। जीटेनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, सेम फ्लावर डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। और जो आपका क्रॉस पॉलिन क्या है, क्रॉस, यहाँ देखिए पर परागन लिखा हुआ। पर परागन में 2 टाइप, यहाँ भी 2 टाइप, एक है जीनोगेमी, XENO, जीनोगेमी, और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, जीनोगेमी। जीनोगेमी में आते हैं क्या चीज़, नंबर 1 जीनोगेमी में आपको लिखना है क्या चीज़, कि पौधे अलग अलग होते हैं, सेम स्पीसीज के होते हैं। तो यहाँ पर लिखना है जीनोगेमी में जो है ना, फ्लावर भी डिफरेंट, फ्लावर डिफरेंट, प्लांट डिफरेंट, सेम स्पीसीज। यहाँ 3 बात हो जाएगा, सेम स्पीसीज। इसे कहते हैं जब क्या होता है ना, पुष्प से हम लोग नर प्रजनन अंग को हटाते हैं ना, तो यही प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। ठीक है, विपुंसन से आप क्या समझते हैं, तो रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज नॉन एज इमस्कुलेशन। पूछा जाएगा परीक्षा में, देख लीजिए। ठीक है, इमस्कुलेशन से आप क्या समझते हैं, तो इमस्कुलेशन क्या है, पुष्प से नर प्रजनन अंग को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग विपुंसन कहते हैं। ठीक है, यह किया था मेंडल साहब ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे में कितना गुण को, क्या गुण,
7 गुण, 7 गुण को लेकर के किया था। तो उसमें जो है अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखने वाले थे, नहीं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखने वाले थे, और वहाँ पर जो है ना क्या क्या, सेल्फ हैंडलिंग, ईजिली अवेलेबल, आसानी से पौधा उपलब्ध था, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट लाइफ स्पन, इसका जो है जीवन काल कम था, यानी कि 1 साल में जो है ना 4-5 जनरेशन का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा, सेल्फ के साथ क्रॉस भी हो सकता है। कारण ये कि ये कैसे थे, बायसेक्सुअल फ्लावर थे। और मज़ेदार बात ये कि अगर हम लोग इसमें क्या करें, इमस्कुलेशन नहीं करें तो इसमें क्रॉस होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए मेंडल साहब ने इस चीज़ को चुना, किन जी को, मटर का पौधा। तो हम लोग लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसीलिए किया क्योंकि नंबर 1 मटर के पौधे द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नंबर 2 इसमें अलग अलग प्रकार के फिजिकल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नंबर 3 ये आसानी से उपलब्ध थे। चौथा नंबर शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल, इसीलिए हम लोग 1 साल में 3-4 जनरेशन का अध्ययन कर सकते हैं, इतना, ठीक है। आगे इसमें सेल्फ के साथ साथ हम लोग क्रॉस भी करा सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इमस्कुलेशन जब भी करेंगे, विपुंसन हम लोग जब भी करेंगे, विपुंसन में क्या होता है, नर पुष्प से हम लोग नर प्रजनन को हटाने की प्रक्रिया को इमस्कुलेशन। तो अगर इमस्कुलेट करें तो 100% चांस है कि क्रॉस होगा, इमस्कुलेशन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सेल्फ होगा। तो यही चीज़ के, इसी चीज़ के लिए जो है ना मेंडल ने चुना, क्योंकि यहाँ जो है ना आपके जो फ्लावर्स हैं मटर के, वो सब के सब क्या होते हैं, ढके होते हैं कील एंड विंज से, अंदर में होता है।